करता है केयर्स, सरकारी डिपार्टमेंट करता है केयर्स। सी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1 कंट्रोल द कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ए से क्या बनेगा, अकाउंटेबिलिटी, पॉइंट नंबर 3, राइट। किसके लिए अकाउंटेबल है आप, सीधा, ठीक है ना, पार्लियामेंट में उछलेगी बात, और अकाउंटेबल है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए। आर से क्या बनेगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू कहां से आएगा, सरकारी खजाने से। ई से क्या बनेगा, सर ई से बनेगा पॉइंट नंबर 5, इजी फॉर्मेशन, और एस से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4, सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, जैसा मैं आपको सीक्रेट कोड दे रहा हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप, सलाम, अच्छा आप कैसे हैं, मैं भी बहुत बढ़िया शानदार हूं। और मुझे उम्मीद है पिछले लेक्चर को आप बहुत डिटेल में ढंग से समझ चुके हो, सीक्रेट कोड के थ्रू याद कर चुके हो। आपके पास जो भी बुक हो आपके पास, आपके स्कूल में जो भी हो, उसके क्वेश्चंस आपने किए होंगे, उसके एमसीक्यू की स्टडीज आपने की होंगी, उम्मीद है वो पूरी कर ली होंगी। तो चलिए, आने वाले चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, उम्मीद है ना, कि आप सब कुछ अब तक पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, नए टॉपिक की तरफ, चैप्टर नंबर 3, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो देखते हैं डिंचक पूजा क्या कह रही है। डिंचक पूजा, ओ दिलों का शूटर मेरा स्कूटर, वो कह रही हैं 11वीं क्लास में पढ़ती हैं, क्या बात है। उन्होंने न्यूज देखी, गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अपने शेयर, यानी क्या करे, कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनी है, अपने शेयर वो प्राइवेट कंपनी के लोगों को बेच रही है। जैसे हम सुनते हैं एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, एलआईसी को बेचा जा रहा है, एक्चुअली में वो बेचा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, अपने शेयर प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर पीएसयूज हैं, यानी कि जैसे जैसे रेलवे है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रेलवे वगैरह होती हैं, है ना, जो लॉस में चल रही हैं, बताओ वो बहुत परेशान है भैया, रेलवे लॉस में चल रही है, एयर इंडिया है ना, लॉस में चल रही है ये, राइट। एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनी जो है, एमएनसी जो है भाई, उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है भाई, इनके बड़े मजे आ रहे हैं, समझ में मेरे बात क्या चल रहा है ना। तो मारुति सुजुकी वगैरह के साथ जॉइंट वेंचर है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं जानने के लिए कि ये सब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी जान लेते हैं, हम भी बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, क्यूरियस हैं कि भाई आखिरकार ये सारे टर्म्स क्या होती हैं, पीएसयूज क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, यही हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। टन 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 टन। तो दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है, ये देखिए, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, इसी टॉपिक के अंदर ये सारी क्यूरियोसिटी वाली चीजें छुपी हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अब कभी कभार हमें ऐसा लगता है सर पब्लिक का मतलब होता है जनता, बिल्कुल सही बात है सर, जनता होता है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। तो भैया लेकिन यहाँ पे सुनना, मजेदार बात नालायको, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का मतलब जनता नहीं है, यहाँ पब्लिक का मतलब है सरकार। तो है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, एक नया टर्म यूज कर दिया पब्लिक। तो यहाँ पब्लिक मीन्स, याद रखना, पब्लिक हेयर मीन्स नॉट नॉट पब्लिक जनता, हेयर मीन्स पब्लिक मीन्स सरकार, गवर्नमेंट। इसलिए इसलिए देखो क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय, ओन्ड यानी कि मालिक, मैनेज मतलब चलाना, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों, और बाय बोथ द गवर्नमेंट, यानी बोथ द गवर्नमेंट मतलब जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों की ही हिस्सेदारी होगी उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, समझ में ना बात। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चलाती है, रेलवे, तो भैया रेलवे आप देखते ही हैं, यानी कि हमारी जितनी भी ट्रेन है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आती है, यानी कि सरकारी एंटरप्राइज में आती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, या एनसीआर में रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, हमारे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में चलती हैं मेट्रो, जिसे कौन मैनेज करता है, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो हो सकता है आपके शहर में अगर मेट्रो पहुंच चुकी है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, राइट। तो भाई डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो, स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे अगर किसी भी एंटरप्राइज में सरकार का, है ना, ओन्ड होता है, यानी सरकार
मालिक होती है या फिर सरकार उसे मैनेज करती है तो उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है ना, राइट। यानी कि देखो सिंपल सी बातें लिखी हैं, बहुत ही मजेदार मजेदार। कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, कंट्रोल उदय कंट्रोल, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने देख लिया। ठीक है ना। पब्लिक वेलफेयर, जनता का फायदा, जनता का फायदा तो क्या है ना, अपना ही फायदा कर लेते हैं, है कि नहीं बात। घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, लेकिन फिर भी किताबों में लिखने में क्या जाता है। ठीक है ना। पब्लिक फायदा, पब्लिक वेलफेयर यानी कि पब्लिक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन उसमें चाहते हैं वो जनता का फायदा हो। किसका फायदा सर, जनता का फायदा। इस उम्मीद के साथ बनाई जाती है। ठीक है जी। इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यानी अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदारी, मतलब जवाबदेही, आंसरेबल। क्या लिखेंगे सर, आंसरेबल, अकाउंटेबल यानी कि अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल या जवाबदेही, हिंदी में लिख लेते हैं सर जवाबदेही। किसको जवाब देंगे, ठीक है ना, राइट। नेशन वांट्स टू नो, भारत जानना चाहता है, जनता माफ नहीं करेगी जी, जनता माफ नहीं करेगी, तो जनता को जवाब देना है कि भाई तुमने करा क्या। ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हम तीन चीजें पढ़ने वाले भाई और बहनों, तीन चीजें पढ़ने वाला है हम। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। वो तीन चीजें क्या हैं, ये रही आपके सामने। पहला, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है जी बात, क्या करेंगे हम, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। फिर क्या पढ़ने वाले सर, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, और फिर गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज तीन होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। पहला शुरू करते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, देखो इसका मतलब क्या होता है, इतनी बात तो पता लग गई है। तीनों के तीनों जो हम पढ़ने वाले हैं वो सरकार मैनेज करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। ये बात तो आटा माजी सटकली दिमाग में फिट कर लो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हम, ओन्ड एंड मैनेज यानी कि उसका मालिक और उसको चलाने वाले कौन है, गवर्नमेंट है, ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, तभी तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो सरकार ओन कर रही है, तो उस सरकार का पहला तरीका, पहला फॉर्मेशन, यानी पहला पहला तरीका, ठीक है ना, बिल्कुल गाना गाते हुए, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है तो देखो पहला तरीका क्या है, डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले अपने अंडर अपने डिपार्टमेंट बना दिए, जिसे हम बोलते हैं सरकारी विभाग। ठीक है ना, डिपार्टमेंट मतलब सरकारी विभाग बना दिए, जैसे जिसे हम नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन रेलवे, तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम बोल देते हैं रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है ना। पोस्ट एंड टेलीग्राम, राइट, पोस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, टेलीग्राम डिपार्टमेंट, जनता इस नाम से जानती है सर। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हो सर ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया यार, ऑल इंडिया रेडियो, तो इसे भी क्या बोल देते हैं, रेडियो डिपार्टमेंट के नाम से जनता इसे जानती है। या फिर दिल्ली या नेशनल, ठीक है, दूरदर्शन, ठीक है, DD1 तो है ना, शायद कभी देखा ही ना हो तुमने। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर होती है, और गवर्नमेंट इनका डिपार्टमेंट यानी विभाग बनाते हैं, बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे डेंजर बात जो हमें लिखनी है इसमें, सबसे डेंजर बात ये जो मैं तुम्हें लिखवाने जा रहा हूं, इट हैज नो सेपरेट, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यही फायदा, यानी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और ये डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एक ही है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कह दो, डिपार्टमेंट कह दो, इसे हम क्या नाम देंगे प्यार से सर, इसे हम प्यार से बोलेंगे सर दो जिस्म, दो जिस्म एक जान। तो भैया ये दो जिस्म एक जान है, यानी कि गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट है। कभी कभी लगता है अपोनिच भगवान है, बिल्कुल वैसे ही कभी कभी लगता है अपोनिच भगवान है, ऐसे ही
हमेशा यही लगना चाहिए कि डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो साथ के साथ क्या नोट कर लेंगे सर, साथ के साथ नोट कर लेंगे डिपार्टमेंट ही। ठीक है जी बात, डिपार्टमेंट ही सरकार है। ठीक है, या फिर कह दो सरकार ही डिपार्टमेंट है। कभी कभी लगता है अपोजिट भगवान है, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसलिए इन्हें बोला जाता है। दीज आर एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस, यानी पैसा कौन देता है, चलाता कौन है और कंट्रोल कौन रखता है, या तो सरकार सेंट्रल की या फिर स्टेट की। ठीक है ना, तो इसे हम बोल, इसलिए दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री, है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम मिनिस्ट्री। उम्मीद है बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब आती बात इसका चरित्र। सर क्या करूं साला, करेक्टर ढीला है, तो इसका करेक्टर चरित्र क्या है, यानी सरकारी विभाग सरकारी डिपार्टमेंट के क्या क्या करेक्टर आते हैं, बिल्कुल आसानी से अब आप सीख चुके हैं बिना किसी टेंशन के। सबसे पहला करेक्टर, नो सेपरेट आइडेंटिटी, अभी बताया, यानी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना। फाइनेंस, पैसा 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 करते हैं, पैसा पैसा मरते हैं। पैसा कहां से आएगा, पैसा एनुअल बजट, याद आ गया। हमारे देश में हर साल फरवरी में, याद आया आता होगा आपको, या एक बार चेक कर लेना नेट पे, नेट का सदुपयोग करें कि रेलवे बजट आता है। यानी रेलवे बजट में ये दिखाया जाता है कि भाई रेलवे को हमेशा लॉस ही आ रहा है, तो हम इसमें ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है ना, राइट। अर्निंग, और रेलवे से ही जो पैसा कमाया जाता है टिकट खरीद के, वही क्या है, वही सरकार की अर्निंग है। सरकारी ट्रेजर मतलब सरकारी खजाना, सरकारी खजाने में भी रेलवे का पैसा ही जाता है। ठीक है, तो सरकारी ट्रेजर में कौन जाएगा, रेलवे का पैसा कहां जाएगा, सरकारी खजाने में जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग। ठीक है ना, यानी कि जब आप 12 कर लेंगे उसके बाद सीए करेंगे, तो सीए बनने के बाद आप उसका ऑडिट करेंगे, यानी ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी पीएनएल, बैलेंस शीट, बाकी फंड फ्लो, कैश फ्लो, जो भी आप पढ़ रहे हैं 11th में, सब की सब प्रैक्टिकली चेकिंग करेंगे आप सीए बनने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग कौन करता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली की जाती है। समझ में ना बात, राइट। फिर आती है बात सर, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर 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 यानी कि उनका स्टाफिंग, यानी कि लोग, स्टाफिंग का मतलब एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। सर जॉब कैसे लगती है, राइट। जो भी एम्प्लॉय, ऑब्वियसली बात है, जैसे रेलवे के एग्जाम निकलते हैं, आपने सुना होगा, सुना है ना। इसके अलावा टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, तो उन्हें माना जाता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही उनके टेस्ट या गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। ठीक है, राइट। और इसलिए जिनकी जॉब लग जाती है उसे आप बोल देते हो भैया रेलवे के एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी भैया, सरकारी नौकरी हमारी, सरकारी नौकरी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी वालों के यही मजे हैं। लेकिन हाँ, उनके हेड कौन होते हैं, हेड यानी कि बॉस। दे आर हेडेड, हेडेड मतलब बॉस या चलाने वाले, हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट को ज्यादातर आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को लिखो हिंदी में जिम्मेदारी, लो जी संभालो जिम्मेदारी। दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट को अगर लॉस हुआ तो किसको जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, रेलवे डिपार्टमेंट की है। ठीक है ना, तो उसे हम बोल देंगे सर ये जिम्मेदारी हुई किसकी, रेलवे मिनिस्ट्री की, रेलवे मिनिस्ट्री। तो किसके लिए जिम्मेदार होंगे सर, रेलवे मिनिस्ट्री को उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट। फिर ऐसे डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वो अकाउंटेबल होंगे मिनिस्ट्री के लिए। जब आप उनको मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा, मिनिस्ट्री पूछेगी भैया लॉस क्यों आ रहा है, फिर आप जवाब देंगे। फायदे, अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यानी कि सरकार हमारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, डिपार्टमेंट्स बनाती है, रेलवे डिपार्टमेंट, डिफेंस वगैरह ये सब चीजें बनाती है, तो फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा,
इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। यानी सरकार ने जो सोचा होगा, सरकार सबसे पहले उन्हीं कामों में लगेगी। सरकार ने अगर रेलवे डिपार्टमेंट बनाया तो उससे भैया रेलवे, जैसे आजकल चलता है कि भाई इंडिया में मेट्रो चलेंगी, रैपिड रेल चलेगी, ठीक है ना, राइट। तो इस तरह की रेलवे हमारे मेट्रो में हर शहर में पहुंचनी चाहिए, मेट्रो रैपिड रेल्स होनी चाहिए, फास्ट, है ना, रेल्स होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट आया कि भाई दिल्ली से बॉम्बे पहुंचेंगे हम 2 घंटे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब ये टारगेट बनाया होगा तो गवर्नमेंट सबसे पहला फायदा होगा, गवर्नमेंट उसमें सबसे पहले काम करेगी। गवर्नमेंट को लेकर हमने अगर ये टारगेट बनाया तो हमें तो पूरा करना चाहिए, हमने जनता को जवाब देना है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट जनता पूछेगी भैया, है ना, कब आएगी मेट्रो, कब चलेगी मेट्रो, देखिए तो भी काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फायदा, पैसा, इनकम। इनकम का सोर्स ही जब गवर्नमेंट सरकारी खजाना है तो निकालो और उड़ाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं बात। तीसरा फायदा, इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। यानी कि जब रेलवे बजट पास होगा, ठीक है ना, तो मैंने बात, जब दूरदर्शन वगैरह का पास होगा बजट, तो भैया ये पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष वाले, है ना, अपोजिशन वाले चिल्लाएंगे, ठीक है, कि भैया रेलवे का इन्होंने तो कबाड़ा कर दिया, रेलवे का ये कर दिया, वो कर दिया, बेच दी, इतनी ट्रेनें खराब कर दी, ये कर दी। तो फिर जवाबदेही जनता भी सुनती है, पार्लियामेंट में न्यूज़पेपर में छपता है कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल एक्शन एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिससे जिससे जनता को पता लगा कि भाई ये पैसा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या बचा गए सारा, ठीक है ना। तो इससे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा होगा तो जनता को पता लगेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, तभी तो खुलासे होते हैं किस चीज के, घोटाले, ठीक है, राइट। तो तभी खुलासे होते हैं जब पार्लियामेंट में शोर मच जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, है कि नहीं बात। तो इस तरह के घोटाले के नाम हम पहले सुनते आए हैं, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज विच सीक्रेसी, जहां पर सीक्रेट बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वहां के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, समझ में ना बात, राइट। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे एक प्लेन हमने कहाँ से मंगाया है सर, फ्रांस से मंगाया है, ठीक है, जिसका नाम है राफेल। तो भैया राफेल की कितनी डील हुई, कितने रुपए में हुआ, क्या उसके सीक्रेट हैं, वो कहाँ कहाँ तक, है ना, हमला कर सकता है, या उसकी रेंज क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें अगर छुपा के रखनी है, सीक्रेट रखनी है, तो सरकारी डिपार्टमेंट इस काम में सबसे माहिर होता है, पब्लिक को वो जग जाहिर करेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ठीक है ना, 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक पॉइंट आप और लिखेंगे फिफ्थ, साथ के साथ लिखते जाए। 5वां पॉइंट, इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन, ठीक है जी बात। क्या लिखोगे, लिखो साथ साथ, इट इज इजी टू फॉर्म एज, यानी कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाना इजी है, एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। सरकार बना रही है, क्यों फालतू के पचड़ों में ये करना वो करना, इधर उधर, है ना, फॉर्म वगैरह बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना दो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिए सर, हमने अब तक इनके फीचर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है जी बात, और मेरिट्स पढ़ लिए। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सीक्रेट कोड बता दिया, सर सीक्रेट कोड बता दीजिए। तो फीचर का सीक्रेट कोड पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मेरिट का। तो ध्यान से लिखेंगे फीचर का सीक्रेट कोड। जैसे ही बच्चों को मैंने ये पढ़ाया फीचर, बच्चों ने बोला सर समझ में आगे बात, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यानी कि आसान फीचर्स हैं। सीक्रेट कोड क्या बना सर, आसान फीचर्स। ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा पॉइंट नंबर 3 अकाउंट्स एंड ऑडिट। एस से क्या बनेगा सोचो, एस से ढूंढो सर पॉइंट नंबर 4 स्टाफिंग, ठीक है। अगले ए से क्या बनेगा, अगले ए से बनेगा पॉइंट नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। एन से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1 नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और फीचर्स के एफ से क्या बनेगा, फीचर के एफ से बन जाएगा सर पॉइंट नंबर 2 फाइनेंस, ठीक है जी बात, सर समझ चुके हैं, बहुत ही आसान सी बात थी। अब आती है सर मेरिट्स। मेरिट्स की अगर बात करें तो
मेरिट्स का क्या फीचर बनेगा, कितने मेरिट्स हैं हमारे, 5 मेरिट्स हैं। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेरिट का कोड बनेगा सर सरकारी, है ना, सरकारी डिपार्टमेंट करता है, भाई लोगों की तो सेवा ही कर रही है ना गवर्नमेंट, सस्ते रेलवे टिकट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, करता है केयर्स, सरकारी डिपार्टमेंट करता है केयर्स। सी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1 कंट्रोल द कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ए से क्या बनेगा, अकाउंटेबिलिटी, पॉइंट नंबर 3, राइट, किसके लिए अकाउंटेबल है आप, सीधा, ठीक है ना, पार्लियामेंट में उछलेगी बात, और अकाउंटेबल है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए। आर से क्या बनेगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू कहां से आएगा, सरकारी खजाने से। ई से क्या बनेगा सर, ई से बनेगा पॉइंट नंबर 5, इजी फॉर्मेशन। और एस से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4, सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, जैसा मैं आपको सीक्रेट कोड दे रहा हूं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्या नुकसान है सरकारी विभाग के, भी को बताने वाली बात है, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, क्या नुकसान है सर, आपको बताइए क्या नुकसान है, मुझे ले रखे हैं इन्होंने तो, ठीक है। मिनिस्टर्स का बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे भैया रेलवे अगर होगा तो उसमें क्या होगा सर, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, सुना होगा ना भैया, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, तो भैया बिना मिनिस्टर से पूछे कोई काम आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो काम बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही शानदार हो, लेकिन मिनिस्टर जी ने, है ना, मंत्री जी ने बोलते हैं ना मुन्ना ना, तो ना मुन्ना ना, ठीक है, ये बड़ी समस्या है, चाहे वो काम बढ़िया ही क्यों ना हो। तो टॉप के लोगों का बहुत ही इंटरफेरेंस रहता है, जिसकी वजह से वर्किंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। दूसरी खतरनाक बात, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आसानी से चीजें को बदलाव, यानी कि बदलाव नहीं किया जा सकता आसानी से चीजों में। क्यों नहीं किया जाता सर, क्योंकि बदलना होगा तो भैया सरकारी विभाग है, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचेगी, प्रेसिडेंट तक बात पहुंचेगी, तो भैया फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, मीटिंग होंगी, खर्चा होगा, सरकारी काम में बड़ी दिक्कत है। और रेड टेपिज्म तो मैं आपको नाला को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ सर, रेड टेपिज्म क्या होता है, तो फिर भी कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, रिपीट हो जानी चाहिए। बेटा एक बार फिर लिख लेना, रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले, ठीक है ना, डिले इन डिसीजन, किसकी वजह से डिसीजन डिले हो रहा है सर, डिले इन डिसीजन ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटी बहुत हो जाती है, ठीक है ना, पेपर वर्क, फाइल चलेगी, सुना होगा ना सरकारी विभाग में क्या होता है सर, फाइल खुलेगी, फाइल चलेगी आगे, फिर साइन होगा, ये होगा होगा, तो पेपर वर्क, इन तरह की फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, पेपर प्रोसीजर बहुत सारा होता है, तो अगली दिक्कत तो यही हो गई। अगला, यूजली इनसेंसिटिव टू द कस्टमर नीड, अगर आपने रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो आप समझ चुके होंगे रेलवे में कितने ही लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, ठीक है ना, साफ सफाई, है ना, राइट नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, सर्दियों का मौसम आ चुका है, क्या मौसम आया है, मूंगफली छीलो खाओ, मूंगफली छीलो खाओ, आई लव पीनट्स, ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे पीनट के छिलके फैला दिया आपने, तो भैया बड़ी दिक्कत की बात होती है, कस्टमर की जो नीड होती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, साफ सफाई वगैरह का। हालांकि कुछ नुकसान तो उसमें पब्लिक का भी है। सच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिविल सर्वेंट, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, कौन मैनेज करता है, आईएएस ऑफिसर्स मैनेज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आईएएस ऑफिसर पुलिस को काम बढ़िया कर लेते हैं, क्रिमिनल को बढ़िया पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके पास मैनेजमेंट के गुण नहीं होते, क्योंकि वो आईएम वगैरह से एमबीए नहीं करे होते, तो इसलिए कई बार दिक्कतें आ जाती है चीजों को चलाने में। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगला टॉपिक कवर कर लेते हैं बिना टेंशन के, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि सर स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन। सर ये कॉर्पोरेशन वर्ड आया है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर, एक वर्ड लिखा है स्टैच्यूरी, स्टैच्यूरी का मतलब होता है कानून, ठीक है ना, यानी कि लॉफुल, कानूनी, है ना, ये गैर कानूनी है, कानूनी है। कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया
ठीक है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एक ऐसा यूनिट जो कानून के थ्रू बनाया जाता है, यानी अगर आसान सी भाषा में बोलूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट या बिजनेस वेंचर जिसे, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कानून ने, इंडिया के लॉ ने, ठीक है ना, इंडिया के लॉ ने, जैसे लॉ ने बनाया, ठीक है ना, राइट। कानून के बारे में सुना, कानून क्या होता है, अंधा होता है, ये कानून के हाथ हैं, बहुत लंबे भी होते हैं, ठीक है, तो कानून अंधा होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे ही कानून क्या करता है, यानी पार्लियामेंट में कुछ लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, पार्लियामेंट तो हमने देखा होगा ना, तो वहां से लॉ पास होता है, ठीक है। यानी जैसे कि आपने सुना होगा कुछ साल पहले जीएसटी एक्ट पास हुआ, यानी कि जब पार्लियामेंट से किसी कानून को बना दिया जाता है तो फिर कंसेंट ली जाती है, 50% से ज्यादा लोग उसमें सहमत हैं, बिल्कुल कानून पास होना चाहिए। फिर जब वो कानून बन जाता है पार्लियामेंट से, तो उसे एक्ट नाम दिया जाता है। एक्ट मतलब, यानी कि एक्ट एक ऐसा सरनेम है जिससे ये प्रूफ होता है कि जो जिस नाम से हमने ये एक्ट बनाया है वो क्या है, वो एक कानून है, लॉ है, ठीक है ना, कानून है। यानी कि जो आप देख रहे हैं जीएसटी, यानी कि वो अब एक क्या है, वो एक लॉ है, इसलिए उसके नाम के आगे एक्ट लगाया जाता है। एक्ट लगने से ये पहचान हो जाती है, इट इज अ लॉ। जब ये पार्लियामेंट तक जाता है तो इसे हम बोलते हैं बिल, है ना, भैया पार्लियामेंट में बिल पेश किया, बिल पास होगा। जब वो बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसका नाम बदल के रख दिया जाता है बिल की जगह एक्ट, यानी कि अब ये कानून बन चुका है। फिर जिस दिन प्रेसिडेंट सर, है ना, जिस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैंने साइन कर दिया भैया, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस कानून पर, उस बिल पर, उस दिन वो इंडिया में, इंडिया पर, पूरे इंडिया पर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है तो पूरे इंडिया पर, और स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, मतलब यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने पास किया तो पूरे यूपी पर क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसे कानूनी भाषा में बोलते हैं लेवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कानून ऐसे बनाया जाता है। ऐसी जब एक कानून बनता है तो कानून के तहत अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है, ठीक है ना, किसी बिजनेस यूनिट को जन्म दिया है और उसका अलग से कानून बनाया गया, उसके पूरी की पूरी जानकारी कानून के अंदर लिखी गई है, सब कुछ बातें, पूरा का पूरा एक्ट ड्राफ्ट कर दिया गया है कि जो कुछ इसके बारे में जानना है सब इस एक्ट के अंदर पढ़ लो, इस कानून के अंदर पढ़ लो, किताब के अंदर पढ़ लो, तो हो जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, बात समझ चुके हैं, मजा आएगा सर। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द स्पेशल एक्ट पास इन द पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखना, या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाली असेंबली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका जो गोल है, ठीक है, क्यों बनाया गया है ये, राइट, इसकी पावर्स, ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या स्पेशल पावर देंगे, इसकी फंक्शनिंग, ये कैसे काम करेगा, सब कुछ क्लियरली इस एक्ट में बताया जाता है। सब कुछ क्लियर, सब कुछ जो कुछ आपको देखना है, जानना है, पहचानना है, एक्ट खोल के बस आप पढ़ लें, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो लिखा ही है, सबसे सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है दुनिया में और खासकर हमारे आसपास, डीएमआरसी। डीएमआरसी से, डीएमआरसी मतलब क्या होता है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, नाम आ रहा ना कॉरपोरेशन, तो यानी डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नाम आ रहा है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, समझ में आई ना बात। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है सर। और क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, एक एग्जांपल लिख सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरह की कॉरपोरेशंस होती हैं, यानी कि जिनका जन्म एक्ट में बनाकर, पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर, कानून बनाकर दिया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। इसका मतलब सब कुछ एक्ट में लिखा है तो आप समझ चुके हैं, सेपरेट आइडेंटिटी उसकी क्रिएट कर दी जाती है। तो पहला फीचर क्या लिखा है, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्पेशल एक्ट, याद आ गई बात, ठीक है, एक्ट के अंदर वो बनाया था, उसके अंदर सारी पावर, फंक्शनिंग, सब कुछ एक्ट में लिखा होता है। ये दिख रही बात, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि एक्ट बना दिया अलग से
तो डीएमआरसी की सेपरेट एंटिटी, डीएमआरसी अपने डिसीजन खुद ले सकती है, अपने नाम पे जमीन खरीद सकती है, अपने नाम पे मेट्रो खरीद सकती है, अपने नाम पे सब कुछ खरीद सकती है जो काम इंसान करता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। कौन मैनेज करता है? मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनी बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने कुछ अपने लोग रखे हैं, है ना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जो गए उन्होंने जो लोग रखे होंगे डीएमआरसी संभालने के लिए, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उस कॉर्पोरेशन के। ओ जी स्कैम है जी स्कैम, है ना, हम होने नहीं देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो भैया डीएमआरसी की देखरेख वो करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अब आती है बात सर इट हैज ओन स्टाफ। सर इसका मतलब क्या हुआ? ओन स्टाफ यानी खुद का स्टाफ होता है, यानी कि जब डीएमआरसी में, यानी कि जब हमारे आसपास दिल्ली मेट्रो बनी थी तो हमारे लिए क्या होता था, एक ऑप्शन खुलता था कि भाई डीएमआरसी क्या करेगी, टेकिंग इट्स ओन एग्जाम, डीएमआरसी टेकिंग ओन एग्जाम टू अपॉइंट इट्स एम्प्लॉय। तो भैया सबने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया, ठीक है, तो लोगों की जॉब लगी, राइट। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, यानी कि टिकट बेचकर जो डीएमआरसी को पैसा आएगा उससे ही डीएमआरसी चलेगी, ठीक है ना। इट ऑब्टेन फंड बाय द बोरो फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक थ्रू अर्निंग, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार से भी ले सकते हैं, वरना जनता से पैसा ले जाएगा। यानी तुम्हें पता है डीएमआरसी में पैसा कहाँ से आता है? टिकट सेल से। मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, ठीक है, वहीं से पैसा आता है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग और रूल एज पर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके ऑडिट के रूल उसके ऊपर नहीं लगते, इसके सेपरेट ऑडिट होते हैं। और वो ऑडिट कौन करता है सर वो ऑडिट करे जाते हैं सीएनएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे हम बोलते हैं शॉर्ट में सीएनएजी। फिर से लिख लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक और पॉइंट, 7th पॉइंट और लिख लो साथ के साथ, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है डीएमआरसी, यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का सर मोटिव होता है टू सर्व, यानी पब्लिक सेवा के लिए ही इनका जन्म दिया जाता है, टू सर्व द जनरल पब्लिक। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है सर, नोट कर चुके हैं। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले साथ के साथ डीएमआरसी वालों का, है ना, दिल्ली वाले बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और वो बच्चे जिनके यहाँ पे मेट्रो पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली है, एक बात ध्यान रखना, जब भी कॉरपोरेशन बनेगी, आपके पास शहर में नहीं पहुँचे तो जब भी पहुँचेगी तो हम धन्यवाद देंगे उस कॉरपोरेशन को, क्या बोलेंगे, हमारे शहर को सफल बनाया है, इसलिए हम याद रखेंगे सफल, सफल मतलब सक्सेस, सफल स्टैचुरी, सफल स्टैचुरी डिपार्टमेंट, ठीक है जी। बात एक एक करके ढूंढते हैं बिना टेंशन के। बताओ एस से क्या बनेगा सर? एस से बनेगा पॉइंट नंबर 4, ठीक है जी। बात स्टाफ। ए से क्या बनेगा सर? ए से बनेगा पॉइंट नंबर 6, ठीक है जी। बात अकाउंट्स एंड ऑडिट। एफ से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 5 फाइनेंस, ठीक है। अब अगले ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा पॉइंट नंबर 1, क्या होगा? स्पेशल एक्ट, जो बोलता है ना, नोट करते हैं ना साथ साथ, स्पेशल एक्ट, ठीक है सर, समझ चुके हैं। एल से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 2 लीगल एंटिटी, जो जो बोलते जा रहा हूं नोट करते जाएंगे, ठीक है। एस से क्या बनेगा? अगले एस से सर्विस मोटिव, पॉइंट नंबर 7। और डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा भैया पॉइंट नंबर 3 बचा ना, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, डायरेक्टर्स। कौन चलाएगा सर? डायरेक्टर्स। तो भैया नाम भले ही सफल स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट से कच्चा मत खा जाना, ठीक है। कोड किसका है? नाम में डिपार्टमेंट है पर कोड कॉरपोरेशन का है, यही राज की बात है, ठीक है सर, समझ चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आती है बात सर, इतनी बात कर ली तो मेरिट डिमेरिट पढ़ पढ़ाकर छुट्टी करते हैं, मजा ही आ जाएगा, टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहला फायदा, ठीक है,
कॉर्पोरेशन की बात चल रही है ना, तो एक बात ध्यान रखना, डीएमआरसी अपने दिमाग में फिट करो, आता माजी चटकली डीएमआरसी, इंटरनल ऑटोनॉमी, इट एंजॉय गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी इन डे टू डे ऑपरेशन, इट्स फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मुद्दे की बात यही है भैया, डीएमआरसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता कि भैया केजरीवाल जी कहीं मेट्रो के ऊपर ही बैठे रहेंगे, भैया ये करना वो करना, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपने खुद के डिसीजंस, डे टू डे डिसीजन अपने खुद के ले सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आज ये काम करना है तो पूछना पड़ेगा पॉलिटिशियन से, ऐसा नहीं है। क्विक डिसीजन, क्विक, ठीक है, क्योंकि अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हैं डेली, तो क्विक डिसीजन होगा, फ्री फ्रॉम रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एक्ट बन चुका है तो सरकार के कोई नए नए रूल्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, अब एक्ट पार्लियामेंट से बना है तो उसके बारे में डिस्कशन भी कहाँ होगा, पार्लियामेंट से, क्योंकि पब्लिक के पैसे से ही मेट्रो बनी है, हमारे टैक्सेस से ही सरकार के पास पैसे जाता है, सरकार उसे मेट्रो में लगाती है, फिर जब मेट्रो बन गई तो टिकट से पैसा गया तो उसे और डेवलपमेंट से मेट्रो का किया गया। फिर आता सर इफेक्टिव मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात। आप देखो डीएमआरसी अपना एग्जाम लेगी, ठीक है, तो क्वालिफाइड क्वालिफाइड पर्संस को ही क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। तो जिस काम के लिए सिलेक्शन होगा भैया, वो इंजीनियर होगा, फाइनेंस के लिए होगा तो कोई सीए होगा, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया सीखे सिखाए और क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो चारों मेरिट आपको समझ में आ चुके होंगे, ध्यान से याद करेंगे। सर मेरिट के हम क्या बोलेंगे, सर मेरिट पता है क्या, मेरिट है मैड, सर मेरिट है मैड कॉरपोरेशन। सर मैड कॉरपोरेशन से एम से क्या बना, सोचो, एम से बना हमारा पॉइंट नंबर 4, मतलब सर बोल रहा हूं लिखते जाना, इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट कौन होगा, इफेक्टिव होगा। ए से क्या बनेगा सर, ए से बनेगा हमारा पॉइंट नंबर 1 ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी। डी से क्या बनेगा हमारा, डी से बनेगा क्विक डिसीजन, पॉइंट नंबर 2 डिसीजन, ठीक है सर, मजा आ गया। और सीओ से, कॉरपोरेशन के सीओ से क्या बनेगा हमारा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल, ठीक है जी बात, पॉइंट नंबर 3, राइट। तो उम्मीद है मेरिट्स आपको समझ में आए होंगे, लेकिन डीएमआरसी के एक दिमाग फिट मत कर लेना, डीएमआरसी एग्जाम में और भी लिख के आ जाने हैं, ठीक है ना, जो ऊपर हमने पढ़े। अब डीएमआरसी से और दिक्कतें क्या है, फायदा तो हमने समझ लिया, दिक्कतें क्या है। सबसे पहली, रियलिटी में होता क्या है, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि पॉलिटिशियन का कुछ इंटरफेरेंस ही बहुत ही खतरनाक होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहता ही रहता है। इंजॉय मोनोपोली इन द फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि मोनोपोली की प्राइवेट, कभी रिलायंस की मेट्रो चल रही है सुना है क्या, टाटा वालों ने मेट्रो खोल ली भैया, है कि नहीं बात, ऐसा नहीं सुना, रिलायंस वालों ने पेट्रोल पंप खोल लिया, ठीक है, टाटा वालों ने अपना कोई कपड़ों का शोरूम खोल लिया, राइट, क्रोम इलेक्ट्रॉनिक के लिए शोरूम खोल लिया, गवर्नमेंट से कंपटीशन कर लिया, लेकिन मेट्रो प्राइवेट नहीं होती कि टाटा या रिलायंस की मेट्रो आ गई, ठीक है जी बात। तो भैया अगर मोनोपोली है, कोई आपका कंपटीटर ही नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है भैया, प्रॉफिट में ना हो तो ना हो, क्या दिक्कत है, जान दो, राइट। तो ये बड़ी दिक्कत है। देयर इज ए डीलिंग विद पब्लिक, ठीक है ना, करप्शन एग्जिस्ट, क्योंकि अगर पब्लिक से डील है तो करप्शन तो आपको पता ही है, ठीक है ना, हमारे इंडिया में हर जगह जड़ों तक, कई फिल्मों में मैंने देखा, बिल्कुल गहराई तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोनोपोली पावर होती है, पब्लिक यूटिलिटीज है ना ज्यादा होती हैं, और सरकार है ना हमारे जनता का, पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा कम रखती है। सर इसको कैसे याद करेंगे, वैसे तो छोटी मोटी चीजों का कोड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बना रखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने क्या बोला, ठीक है, पीएम सर ने कहा, भैया एक बात ध्यान रखना, रिश्वत बिल्कुल गलत बात है ना, और करप्शन, रिश्वत और करप्शन सबसे बड़े डीमेरिट हैं, रिश्वत और करप्शन सबसे बड़े डीमेरिट हैं। चलो एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है जी, क्या याद रखेंगे, रिजिड, रिजिड मतलब बहुत ही सख्त, जो चेंज नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर, ठीक है जी बात। सर इसमें इन अंदर क्या लिखना है, रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर लिखो एज ऑब्जेक्टिव, बोल रहा हूं लिखना क्योंकि शॉर्ट में लिख रहा हूं, एज ऑब्जेक्टिव एंड पावर
आर लेड डाउन यानी लिखी जाती हैं इन एक्ट, ठीक है ना। सो दे आर यानी सो दे कैन ओनली बी चेंज बाय अमेंडमेंट यानी कि बदलाव लाकर, दे कैन ओनली चेंज बाय अमेंडमेंट इन द एक्ट। तो ये एक्ट में बदलाव होगा जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, विच इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है जी बात, कॉम्प्लिकेटेड टास्क बहुत ही मुश्किल है भैया। पार्लियामेंट में चिल्लाओ भाई ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, फिर वहां पे लोग चिल्लाएंगे, है ना, फिर एक दूसरे के ऊपर कागज के गोले बना बना के फेंकेंगे, जूते चप्पल फेंकेंगे, इस तरह का फिर मजेदार कॉमेडी सीन चलेगा। तो बड़ा मुश्किल है किसी लॉ के अंदर चेंज करना जो पार्लियामेंट में, है ना, होना हो। अब सबसे पहली बात आती है पी से क्या बनेगा सर, पी से ढूंढो सर, पी से बनेगा सर पहला पॉइंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है जी बात। कौन सा पॉइंट बना सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एम से देखो क्या बनेगा, मोनोपोली, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मोनोपोली। ने कहा हिंदी में कुछ नहीं बनेगा। रिश्वत के आर से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4, रिजिड स्ट्रक्चर। सर रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि चेंज होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब एक्ट बनाया गया तो एक्ट में चेंज करने के लिए उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। और करप्शन से बनेगा पॉइंट नंबर 3 जो अपने आप में लिखा है करप्शन एग्जिस्ट। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेशन के डीमेरिट्स। उम्मीद है दोस्तों ये चैप्टर अब तक जो हमने पढ़ा, खासकर ये 2 बातें जो एग्जाम में आती हैं, इन्हें ध्यान से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर से रिपीट करके देख लीजिए। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आपको जो सीक्रेट कोड है वो याद हुए होंगे। हेडिंग अगर याद है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हेडिंग याद है तो आधे से ज्यादा नंबर आपको मिल ही जाने हैं। अगर आपने इसके मेरिट्स, ठीक है, डिमेरिट्स, इनके हेडिंग्स भी लिख दी तो समझो 50% ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। इंटरनल मैटर में ये हम विश्वास करते हैं एज अ टीचर की बच्चा, ठीक है ना, किसी फिल्म की कहानी तो लिखेगा नहीं, है ना, पद्मावत की कहानी तो लिख के नहीं आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, हेडिंग्स याद हुई होंगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। बस उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, कॉर्पोरेशन क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके बारे में लिख के हेडिंग याद करें। अंदर की जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें समझ लें कि हमें ये लिखना है, तो कभी गलती नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे, एमसीक्यू वगैरह भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलता हूँ लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रोमाइज। चल ठीक है, जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो। और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है। अपने संघर्ष से अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अबे कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वही मिल रही है, क्यों? भीख मिल रही है मुझे। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा, तो भीख लोगे क्या आप कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है? क्यों? अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी। भैया ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो इतने पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचो तो मैं इतने पैसे लूंगा। अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहा है आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो मजा गया, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाला बोल दे भाई बोल जितने पैसे लेगा उतने पे हायर कर लेंगे तेरे। वरना दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 रुपये महीने, 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूँगा। सर शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुँचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है। बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को ये, अपनी अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए,
समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा। 2 लाख से ही शुरू करूंगा इनकम। पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम। आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं हुई ना, ठीक है, तो लानत है मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका, राइट।